हम सभी को ना बचपन से एक बहुत ही स्पष्ट नक्शा थमा दिया जाता है। कहा जाता है कि बस इस नक्शे पर चलते रहो। हाँ बिल्कुल। स्कूल में अच्छे नंबर लाओ और किसी अच्छे कॉलेज से डिग्री लो। वही तो। और एक सुरक्षित नौकरी पकड़ो और बस पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है इसमें। जो लोग पूरी ईमानदारी से इस नक्शे के हर एक निर्देश का पालन करते हैं ना, वो भी अक्सर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। सही कहा। वे आर्थिक आजादी के बजाय एक अंतहीन भूल भुलैया में फंस जाते हैं। बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे हमें जो नक्शा दिया गया है वो असल में किसी और ही जगह का है। और ये भूल भुलैया कोई दुर्घटना नहीं है। मेरा मतलब है ये हमारे सिस्टम का एक डिजाइन है। स्कूल हमें एक अच्छा कर्मचारी बनना तो सिखाते हैं, डॉक्टर या इंजीनियर बनना तो सिखाते हैं, हाँ, लेकिन पैसों का प्रबंधन कैसे किया जाए ये कभी नहीं सिखाया जाता। एकदम सही बात है। तो चलिए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। इस गहन चर्चा का हमारा मिशन इसी धुंधलेपन को दूर करना है। आज हम रॉबर्ट टी कियोसाकी की मशहूर पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के हिंदी संस्करण के नोट्स और उसके सभी प्रमुख विचारों को स्रोत के रूप में ले रहे हैं। हाँ। हमारी कोशिश होगी कि हम बिना किसी भारी भरकम तकनीकी भाषा के ये समझें कि असल में पैसे का खेल काम कैसे करता है और क्यों समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिंदगी भर पैसों के लिए संघर्ष करता रहता है। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा का मुख्य लक्ष्य उस मानसिकता को समझना है जो लोगों को गरीब या मध्यम वर्ग में रोके रखती है, और उन नियमों को डिकोड करना है जिनसे अमीर लोग खेलते हैं। एकदम सही। ये किताब सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये सोचने के तरीके के बारे में है। और सोचने के इस तरीके की शुरुआत होती है दो पिताओं की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से। लेखक के जीवन में दो पिता समान आकृतियां थीं। एक उनके असली पिता जो बहुत उच्च शिक्षित थे। हाँ, उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थी। बिल्कुल। लेकिन वे हमेशा आर्थिक रूप से संघर्ष करते रहे। इन्हें वो गरीब पिता कहते हैं। और दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता जिन्होंने 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन वे हवाई राज्य के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। ये थे उनके अमीर पिता। हाँ, इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा अंतर उनकी आय या उनकी डिग्रियों में नहीं था। उनका सबसे बड़ा अंतर उनके शब्दों और उनके सोचने के तरीके में था। बिल्कुल। मनोविज्ञान में शब्दों की बहुत गहरी ताकत होती है। जब भी कोई महंगी या मनचाही चीज सामने आती तो गरीब पिता की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। और ये वाक्य अपने आप में एक पूर्ण विराम है। एकदम सही। मैं इसे नहीं खरीद सकता कहने से दिमाग को एक स्पष्ट संदेश मिलता है कि अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, दिमाग काम करना बंद कर देता है। अमीर पिता इस वाक्य के इस्तेमाल के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि हमेशा पूछना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, ये एक सवाल है और सवाल दिमाग के दरवाजे खोल देता है। ये दिमाग को एक चुनौती देता है कि वो रास्ते तलाशे और समाधान निकाले। हाँ। एक वाक्य इंसान को दिमागी रूप से सुला देता है और दूसरा उसे जगा देता है। और इसी बुनियादी सोच के अंतर से जन्म होता है उस स्थिति का जिसे ये किताब चूहा दौड़ या रैट रेस कहती है। ये चूहा दौड़ क्या है? ये एक ऐसा चक्र है जहां लोग एक सुरक्षित नौकरी पाते हैं और पैसा कमाना शुरू करते हैं। और जब पैसा आता है तो खर्चे बढ़ जाते हैं, फिर शादी होती है, एक बड़ा घर और नई गाड़ी ली जाती है। हाँ, और इसके लिए भारी कर्ज लिया जाता है। बिल्कुल। और अब उन कर्जों की किश्तें चुकाने के लिए इंसान अपनी नौकरी में और ज्यादा मेहनत करता है। कोई प्रमोशन मिल जाए तो वो अपने खर्चे और बढ़ा लेता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक इंसान किसी ट्रेडमिल पर पूरी ताकत से दौड़ रहा हो। हाँ, ट्रेडमिल वाला उदाहरण बहुत सटीक है। वो पसीना बहा रहा है, उसकी सांसें फूल रही हैं, वो बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन असल में वो अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा है। बिल्कुल। अगर हम इस चूहा दौड़ की गहराई में जाएं, तो ये कोई गणित की समस्या नहीं है, ये एक भावनात्मक समस्या है। ये पूरी दौड़ 2 मानवीय भावनाओं पर टिकी होती है, डर और लालच। डर और लालच। हाँ, पैसा ना होने का डर या बिल न चुका पाने का डर इंसान को हर सुबह उस नौकरी पर जाने के लिए मजबूर करता है जो शायद उसे पसंद भी नहीं है। सही बात है। और जब महीने के अंत में हाथ में पैसा आता है तो लालच या इच्छाएं इंसान को उन चीजों को खरीदने के लिए प्रेरित करती हैं जिनकी वास्तव में कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बस दिखावे के लिए। बिल्कुल। ये डर और लालच का चक्र एक बार शुरू हो जाए तो लोग अपनी सोच को भावनाओं के हवाले कर देते हैं और वित्तीय तर्क काम करना बंद कर देता है। तो फिर इस ट्रेडमिल से उतरने का तरीका क्या है?
अमीर लोग ऐसा क्या अलग करते हैं? इस स्रोत का सबसे पहला और सबसे बड़ा झटका देने वाला विचार यह है कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। बहुत अजीब लगता है, क्योंकि दुनिया में हर कोई पैसे के लिए तो काम कर रहा है। इसमें लेखक के बचपन की एक बहुत ही मजेदार कहानी है जो इस बात को स्पष्ट करती है। हाँ, वो कहानी जहाँ लेखक और उनका दोस्त माइक सच में पैसे बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। वे बच्चे टूथपेस्ट की पुरानी लेड यानी शीशे की ट्यूब्स इकट्ठा करते हैं, उन्हें पिघलाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे में डालकर गैरकानूनी तरीके से नकली सिक्के डालने लगते हैं। हाँ, उनका तर्क बहुत सीधा था। वही ना, किताब कहती है पैसा बनाओ, तो हम पैसा बना रहे। लेकिन फिर अमीर डैड उन्हें रोकते हैं और एक बहुत ही कड़ा सबक सिखाते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो मेरे सुपरमार्केट में हर शनिवार मुफ्त में काम करो। बिना किसी वेतन के। हाँ बिल्कुल, बिना किसी वेतन के। और यहीं पर मुझे पहली बार इस किताब को पढ़ते हुए उलझन हुई थी। मुफ्त में काम करना तो शोषण जैसा लगता है। जब कोई इंसान बिना पैसे के काम करेगा तो वो अमीर कैसे बनेगा? यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। अमीर डैडू ने यह सिखाना चाहते थे कि जब पैसे की जरूरत दिमाग से निकल जाती है ना, जब हर घंटे मिलने वाले वेतन का लालच खत्म हो जाता है, तब इंसान का दिमाग अलग तरीके से काम करने लगता है। अच्छा। वो वेतन के बजाय अवसर देखना शुरू करता है। और हुआ भी यही। जब वे बच्चे मुफ्त में काम कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि सुपरमार्केट का मैनेजर पुरानी कॉमिक बुक्स के आधे पन्ने फाड़कर उन्हें फेंक रहा है। अरे हाँ। उन्होंने उन पुरानी कॉमिक बुक्स को इकट्ठा किया और अपने बेसमेंट में एक कॉमिक बुक लाइब्रेरी खोल दी। अब वे खुद काम नहीं कर रहे थे, बल्कि उनकी वो लाइब्रेरी उनके लिए पैसा कमा रही थी। वाह! यानी उन्होंने ऐसी चीज बना ली जो बिना उनकी निरंतर मौजूदगी के उन्हें पैसे दे रही थी। बिल्कुल। और ये सीधे तौर पर हमें पैसे के सबसे बुनियादी नियम की तरफ ले जाता है। अमीर डैड का मानना था कि वित्तीय साक्षरता कोई बहुत जटिल गणित नहीं है। ये किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी कीप इट सिंपल स्टूपिड। हाँ। किसी भी इंसान को सिर्फ दो अवधारणाओं के बीच का अंतर समझना है, संपत्ति और दायित्व। और इसकी परिभाषा इस किताब में इतनी सरल दी गई है कि कोई भी इसे समझ सकता है। संपत्ति वो चीज है जो किसी इंसान की जेब में पैसा डालती है, चाहे वो इंसान काम करे या ना करे। ठीक है। और दायित्व वो चीज है जो जेब से पैसा निकालती है। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं और मध्यम वर्ग दायित्व खरीदता है, लेकिन वे गलती से उस दायित्व को संपत्ति मान बैठते हैं। रुको, यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा सवाल उठाना है। लेखक की ये बात तो समाज की सबसे बड़ी धारणा को ही चुनौती दे रही है। कैसे? पूरी दुनिया में ये माना जाता है कि एक इंसान का अपना घर उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होता है। लोग पूरी जिंदगी पाई जोड़कर एक घर के लिए डाउन पेमेंट जमा करते हैं। क्या लेखक ये कह रहे हैं कि घर खरीदना एक गलती है? ये तो गले नहीं उतर रहा। ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा आकर्षित करती है वो है कैश फ्लो का सिद्धांत। कैश फ्लो? हाँ, लेखक घर खरीदने के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे इसे संपत्ति के कॉलम में रखने के खिलाफ हैं। इसे समझने के लिए हमें कैश फ्लो यानी पैसे के बहाव के पैटर्न को देखना होगा। तो ये पैटर्न काम कैसे करता है? जब कोई व्यक्ति एक बड़ा घर खरीदता है तो असल में होता क्या है, एक भारी होम लोन या मॉर्गेज लिया जाता है। अब हर महीने उस लोन की किश्त जेब से बाहर जा रही है। हाँ, वो तो है। घर का प्रॉपर्टी टैक्स, उसका रखरखाव, मरम्मत, बीमा, ये सब पैसा लगातार जेब से बाहर जा रहा है। परिभाषा क्या थी? जो चीज जेब से पैसा निकाले वो दायित्व है। ओहो, तो मतलब जब तक वो घर किराए पर न चढ़ा हो और वो किराया लोन की किश्त और रख रखाव के खर्चे से ज्यादा न हो, तब तक वो घर असल में सिर्फ पैसा सोखने वाली एक मशीन है। बिल्कुल। मध्यम वर्ग अपने घर को सबसे बड़ी संपत्ति मानता है और इसीलिए जब उनकी आय बढ़ती है तो वे और बड़ा घर खरीद लेते हैं और खर्चे और बढ़ जाते हैं। एकदम सही। इससे उनका खर्च और बढ़ जाता है और वे उस चूहा दौड़ में और गहराई तक फंस जाते हैं। वे कभी भी ऐसे असली एसेट नहीं बना पाते जो उन्हें आर्थिक आजादी दे सकें। ये तो वाकई दिमाग को झकझोर देने वाला नजरिया है। अगर घर वो जादुई संपत्ति नहीं है जो हमें बचाएगी और हम जो नौकरी कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे बिल चुका रही है, तो फिर एक आम इंसान दौलत कैसे बनाए? यहीं पर अपने काम से काम रखो यानी माइंड योर बिजनेस का विचार सामने आता है। मुझे रे क्रॉक की वो कहानी बहुत दिलचस्प लगी। रे क्रॉक जो मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक थे, उनकी कहानी इस सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझाती है। एक बार यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में रे क्रॉक ने MBA के छात्रों से पूछा कि बताइए,
मैं किस बिजनेस में हूँ? सभी छात्र हंसने लगे होंगे क्योंकि सबको पता था कि रे क्रॉक हैमबर्गर बेचते हैं। बिल्कुल, लेकिन उनका जवाब कुछ और ही था। रे क्रॉक ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बिजनेस हैमबर्गर बेचना नहीं है, मेरा बिजनेस रियल एस्टेट है। क्या बात है। उनका मॉडल ये था कि जो भी व्यक्ति मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेता था, वो असल में रे क्रॉक की कंपनी को उस जमीन और बिल्डिंग का किराया चुकाता था। हैमबर्गर तो सिर्फ उस किराए को चुकाने का एक जरिया था। आज मैकडॉनल्ड्स दुनिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट मालिकों में से एक है। यहाँ लेखक का संदेश बहुत गहरा है। वे ये नहीं कह रहे कि इंसान को अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। नौकरी करना पेशा है, वो आय का साधन है, लेकिन एक आम इंसान को अपनी नौकरी के साथ साथ अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान देना चाहिए। स्टॉक, बॉन्ड्स, ऐसी प्रॉपर्टी जो किराया दे, या कोई ऐसा व्यवसाय जिसमें इंसान को खुद वहां खड़े रहने की जरूरत ना हो। असल में ज्यादातर लोग अपने पेशे को ही अपना बिजनेस समझ बैठते हैं। अगर कोई इंसान बैंक में काम करता है तो वो उसका पेशा है, व्यवसाय नहीं। सही कहा। व्यवसाय वो है जो संपत्ति के कॉलम में होता है और जो खुद ब खुद बढ़ता रहता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ी समस्या आती है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति मेहनत करता है, एक अच्छा संपत्ति कॉलम खड़ा कर लेता है और पैसा कमाने लगता है, तो तुरंत एक और चीज सामने आ खड़ी होती है, टैक्स। सबसे बड़ा सिर दर्द। हाँ, बहुत से लोगों को लगता है कि टैक्स की व्यवस्था तो अमीरों को सजा देने के लिए बनाई गई थी। वो रॉबिनहुड वाली सोच कि अमीरों से लूटो और गरीबों में बांट दो। ये इतिहास का सबसे बड़ा भ्रम है। जब टैक्स के नियम पहली बार बनाए गए थे तो जनता को यही कहकर राजी किया गया था कि ये सिर्फ अमीरों पर लगेगा। लेकिन सरकारी की भूख हमेशा बढ़ती रहती है। तो आज टैक्स का सबसे बड़ा बोझ किस पर पड़ता है? उसी शिक्षित मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग पर, जिसने कभी इसके लिए वोट किया था। और दूसरी तरफ अमीर लोगों ने इस पूरे सिस्टम से खुद को बचाने का एक कानूनी तरीका ढूंढ लिया, जिसे कॉरपोरेशंस कहते हैं। अब यहाँ भी एक आम धारणा है, जब कोई कॉरपोरेशन शब्द सुनता है तो दिमाग में क्या आता है? एक बहुत बड़ी शीशे वाली इमारत, हजारों कर्मचारी और अरबों का कारोबार। हाँ, ऐसा ही लगता है। एक आम नौकरी पेशा व्यक्ति कॉरपोरेशन कैसे बना सकता है? क्या ये सिर्फ बहुत अमीर लोगों का खेल नहीं है? कानूनी नजरिए से देखें तो कॉरपोरेशन कोई बड़ी इमारत या फैक्ट्री बिल्कुल नहीं है। ये असल में सिर्फ कुछ कागजात हैं। एक फाइल का फोल्डर है जो किसी वकील के ऑफिस में रखा होता है और सरकार के पास पंजीकृत होता है। बस एक फोल्डर? हाँ, ये एक कानूनी कवच है। और टैक्स के मामले में इसका तंत्र कैसे काम करता है, ये समझना सबसे जरूरी है। इसे थोड़ा और सरल भाषा में समझते हैं। इसका तंत्र काम कैसे करता है? देखिए, एक आम कर्मचारी का जीवन चक्र कैसा होता है। वो पैसा कमाता है, उस कमाई पर सरकार तुरंत टैक्स काट लेती है। उसके बाद जो पैसा बचता है, उस बचे हुए पैसे से वो इंसान अपने सारे खर्चे चलाता है। यानी नियम बहुत सीधा है, कमाओ, फिर टैक्स दो और फिर खर्च करो। बिल्कुल। और कॉरपोरेशन के मामले में ये नियम कैसे पलट जाता है, वो देखिए। कैसे? कॉरपोरेशन पहले पैसा कमाता है, उसके बाद वो जितना हो सके कानूनी रूप से खर्च करता है। मान लीजिए बिजनेस से जुड़ी यात्राएं, कंप्यूटर खरीदना, इंटरनेट का बिल या मीटिंग्स का खर्च, ये सब कॉरपोरेशन के खर्चों में गिना जाता है। अच्छा। और अंत में जो पैसा बच जाता है, सिर्फ उस बचे हुए हिस्से पर टैक्स दिया जाता है। यानी नियम हुआ, कमाओ, फिर खर्च करो और फिर टैक्स दो। वाओ! सरकार असल में बिजनेस मालिकों को अर्थव्यवस्था चलाने और रोजगार पैदा करने के लिए इन कानूनी छूटों का इनाम देती है। एकदम सही पकड़ा। ये तो वाकई खेल के नियम ही बदल देता है। मतलब जो इंसान सिर्फ अपनी तनख्वाह के भरोसे बैठा है, वो सबसे ज्यादा मार खा रहा है। बिल्कुल। अब जब ये समझ आ गया कि दौलत कैसे बचाई जाती है, तो उसे तेजी से बढ़ाने का भी एक तरीका इस स्रोत में दिया गया है। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। ये विचार उस पुरानी कहावत को गलत साबित करता है कि पैसे से ही पैसा बनता है। सही कहा। पैसा कोई भौतिक सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक विचार है, एक आइडिया है। अगर किसी व्यक्ति के पास वित्तीय बुद्धि है तो वो हवा से पैसा बना सकता है। हवा से? हाँ, इसमें सबसे बड़ी रुकावट ज्ञान की कमी नहीं बल्कि हारने का डर है। और हारने के डर को दूर करने के लिए टेक्सास के लोगों की मानसिकता का बहुत शानदार उदाहरण दिया गया है। टेक्सास के लोग हर चीज बड़े पैमाने पर करते हैं। बिल्कुल। वे जीतते हैं तो बहुत बड़ा जीतते हैं, और अगर वे हारते हैं तो उनकी हार भी बहुत बड़ी होती है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे अपनी हार से भागते नहीं हैं। जैसे द अलामो की कहानी। द अलामो टेक्सास के इतिहास की एक बहुत ही विनाशकारी सैन्य हार थी। वहां बहुत से लोग मारे गए थे। हाँ, वो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, लेकिन उन्होंने उस हार पर रोने के बजाय उसे एक प्रेरणा बना दिया।
उन्होंने उस जगह को एक पर्यटक स्थल में बदल दिया। क्या बात है। मतलब उन्होंने अपनी सबसे बड़ी असफलता से भी करोड़ों की कमाई की। ये दिखाता है कि हारने का डर हमें जितना पीछे धकेलता है, हार से सीखना हमें उतना ही आगे ले जाता है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसी से जुड़ा है सीखने के लिए काम करने का सिद्धांत। हमारा स्कूल सिस्टम हमें विशेषज्ञ यानी स्पेशलिस्ट बनने के लिए प्रेरित करता है। हाँ, इस पर तो मुझे एक बहुत ही सटीक एनालॉजी याद आ रही है। मान लीजिए एक बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, जैसे बाएं कान के किसी बहुत ही सूक्ष्म हिस्से का सर्जन। ठीक है, वो अपने ऑपरेशन थिएटर में तो भगवान के समान है, उसकी बहुत मांग है। लेकिन अगर किसी कारणवश उस विशेष सर्जरी की जरूरत ही खत्म हो जाए या नई तकनीक आ जाए तो उस डॉक्टर का क्या होगा? वो तो बेरोजगार हो जाएगा। बिल्कुल, अगर उसे अपनी क्लिनिक के बाहर की दुनिया का ज्ञान नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। इसीलिए अमीर डैड ने लेखक को कभी भी विशेषज्ञ बनने की सलाह नहीं दी। उन्होंने लेखक को अकाउंटिंग, कंस्ट्रक्शन, सेल्स और मार्केटिंग जैसे अलग-अलग विभागों में काम करवाया, ताकि हर चीज की समझ हो। हाँ, उनका मानना था कि किसी भी इंसान को हर चीज के बारे में थोड़ा-थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, विशेष रूप से संचार कौशल, यानी बेचना और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। ये बहुत जरूरी है। दुनिया में बहुत से प्रतिभाशाली लोग सिर्फ इसलिए गरीब रह जाते हैं क्योंकि वे अपना उत्पाद या अपना विचार दूसरों को बेचना नहीं जानते। और एक आखिरी रहस्य जो इस स्रोत से उभर कर आता है वो है देने की शक्ति। ये थोड़ा अजीब लग सकता है कि दौलत बढ़ाने की चर्चा में दान देने की बात कहाँ से आ गई। हाँ, अक्सर लोग कहते हैं कि जब मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा ना तब मैं दान दूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि दौलत एक ऊर्जा की तरह है। जो लोग बहुतायत में विश्वास करते हैं वे जानते हैं कि कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है, चाहे वो पैसा हो, ज्ञान हो या बस एक मुस्कान हो। बिल्कुल। अमीर लोग पैसे को रोके रखने में नहीं बल्कि उसे प्रवाहित रखने में विश्वास करते हैं। तो अब समय आ गया है कि इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोया जाए। हमने जो भी विश्लेषण किया है उसका सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि हर इंसान के भीतर एक फाइनेंशियल जीनियस सोया हुआ है। बिल्कुल सोया हुआ है। हमारी शिक्षा प्रणाली ने हमें इस जीनियस को जगाना नहीं सिखाया। वित्तीय साक्षरता का अर्थ सिर्फ नंबर पढ़ना नहीं है बल्कि पैसे के बहाव यानी कैश फ्लो की दिशा को समझना है। हर दिन जब किसी इंसान के हाथ में पैसा आता है तो वो एक चुनाव करता है। उस पैसे को जिम्मेदारियों पर खर्च करके चूहा दौड़ में फंसे रहने का चुनाव, या उस पैसे को अपनी शिक्षा और संपत्तियों में निवेश करके आजादी का चुनाव। सही बात है। खुद को सबसे पहले भुगतान करना और अपनी वित्तीय समझ बढ़ाना, यही वो अंतर है जो एक इंसान को सफल बनाता है। जो चुनाव हम आज करते हैं ना वही ये तय करेगा कि हमारा कल कैसा होगा। अब इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों को वापस उसी नक्शे वाले विचार पर ले जाना चाहती हूँ। हाँ, वो बचपन वाला नक्शा है। हमने ये तो समझ लिया कि बचपन में हमें जो नक्शा दिया गया था वो पूरी तरीके से गलत है, लेकिन इस स्रोत के आधार पर हमें ये समझना होगा कि शायद वो नक्शा कभी हमारा था ही नहीं। इस पुस्तक में एक बहुत ही गहरी और झकझोर देने वाली पंक्ति है। वो क्या है? ये कहती है कि पैसा कोई असली चीज नहीं है, ये सिर्फ एक आपसी सहमति का भ्रम है, एक इल्यूजन है। एक इल्यूजन? हाँ, अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर पैसा वास्तव में सिर्फ एक विचार है, कागज का एक टुकड़ा है जिस पर पूरी दुनिया ने एक साथ भरोसा करने का फैसला कर लिया है, तो फिर क्यों दुनिया की इतनी बड़ी आबादी अपनी पूरी जिंदगी, अपनी ऊर्जा, अपनी जवानी और अपना सबसे कीमती समय इस काल्पनिक विचार के लिए काम करने में बर्बाद कर देती है? ये सोचने वाली बात है। क्यों लोग अपनी असली और सीमित जिंदगी को एक भ्रम के पीछे भागने में बिता देते हैं, बजाय इसके कि वे इस विचार को अपने लिए काम करना सिखाएं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे अस्तित्व और हमारी आज़ादी को चुनौती देता है। इस पे जरूर विचार कीजिएगा।